नमस्कार, INTV मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण जौहरी। उपचुनाव मध्य प्रदेश और चंबल संभाग के दरवाजे पर आके खड़े हो चुके हैं। महज 5 दिन बचे हैं और INTV की इस चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ में कोई नेता या कोई मंत्री नहीं, वरिष्ठ पत्रकार चंबल संभाग के अर्पण रावत जी मौजूद हैं। नमस्ते। हेलो सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। अर्पण रावत जी चंबल संभाग में बहुत ही चर्चित चेहरा है पत्रकारिता में, युवाओं में अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। तो आज चर्चाएं करेंगे और उनकी विचार जानते हैं इस चुनाव के अंतिम पड़ाव पर। पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि क्योंकि आप बहुत सक्रिय रहे हैं चंबल संभाग की राजनीति में पिछले 19 सालों से, जी, ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। कितना अलग है बाकी चुनावों से चंबल संभाग के लिए ये उपचुनाव? देखिए, ये चुनाव इस बार पूरी देश की नज़र इस उपचुनाव पे है। ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, आप समझिए। ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कांग्रेस के कट्टर परिवार से रहे, हालांकि उनकी दादी बीजेपी में थी, पिताजी कांग्रेस ही रहे उनके। शुरुआत उनने अपना जन्म एक तरीके से कांग्रेस में लिया। फिर कांग्रेस में जब उनको दरकिनार किया गया कमलनाथ और इस दिग्विजय सिंह की टीम जी, तो उन्होंने जो स्टेप लिया है, तो अब जो स्टेप लिया है उसको साबित करने का ये समय उपचुनाव है। और जैसे कि आपको पता है कि पूरा जो चुनाव पिछली जो सरकार आई, ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा योगदान उसमें था। बिल्कुल। अब उस में सबसे बड़ी भूमिका जैसे अपन देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा है जो मुरैना से गुना तक एक चेहरा चलता है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मैक्सिमम लोग जो अपने ग्वालियर चंबल संभाग की उनसे टूटे, उनके साथ जुड़े, वहाँ पे गए। अब ये चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि अब जिन लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे, उनके कहने पे जो इस्तीफ़ा दिया है, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को साबित करना है कि वो उन प्रत्याशियों को जिता के लाएं और जिससे सरकार तो बीजेपी की रहे, दूसरा बीजेपी में उनकी नई एंट्री है और बीजेपी में आने के बाद वो अपना वजन साबित कर सकें कि मैं आई एम द किंग मेकर। बिल्कुल। तो बहुत दारोमदार रहेगा सिंधिया के ऊपर, क्योंकि जो 22 विधायक कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उन्हें टिकट मिला है और ये सुनिश्चित करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जीतें। अगला सवाल, बहुत से विधायक जिन्होंने कांग्रेस से भाजपा में इस्तीफ़ा देके शामिल हुए, उनकी ज़ुबान इस चुनाव के प्रचार में, इस उपचुनाव में फिसलती नज़र आ रही है। चाहे आप नारायण पटेल की बात करें, चाहे गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, तो इतनी ज़ुबान जो फिसल रही है इन नेताओं की, वो क्यों है? क्या ये दल को दिल से नहीं निकाल पाए हैं? निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि जिस दल में, जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, कोई मराठी परिवार जन्म लेता है, कोई पंजाबी परिवार जन्म लेता है, कोई किसी और जो लैंग्वेज उसमें भाषा वाले परिवार जन्म लेता है जी। तो उसकी भाषा वही होती है। अब जैसे इस तरह से राजनीति में इसी सेम तरीका राजनीति में अपन मानते हैं, जिन नेताओं का जन्म ही कांग्रेस में हुआ या भाजपा में हुआ है, उनकी शुरुआत जो सालों से इन्हें राजनीति करी है और विधानसभा तक आते आते काफ़ी परिपक्व हो जाता है आदमी। पार्टी का पूरा जो एक कहें कि जो विचारधारा होती है वो मन मस्तिष्क पटल में इतनी स्थापित हो जाती है कि वो आप सोचें कि महीने, 6 महीने या साल भर में नहीं जा सकती है। बिल्कुल। तो जो फ्लो होता है, और जब राजनीति में आदमी जब राजनीतिक मंच पे जब चढ़ता है तो जो फ्लो जो आता है बोलने का, तो उसमें व्यक्ति निश्चित तौर पे जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं तो निकलना तय है उसका। बिल्कुल। तो दल को दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, निश्चित तौर पे नहीं निकाल पा रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, कमलनाथ की सरकार बनी, 15 साल की शिवराज सिंह चौहान का शासन खत्म हुआ। 2 साल बाद फिर से चुनाव आ चुके हैं, उपचुनाव है, सरकार को गिरा दिया गया। वोटर्स के ऊपर ये सवाल है कि कितना फ़र्क वोटर पे पड़ा है, और जो अर्बन वोटर है, जो शहर का, सिटी का मेन वोटर है, क्या वो कोरोना काल की वजह से उससे प्रभावित होकर इस चुनाव में वोट देने के लिए निकलेगा? क्या अर्बन वोटर में कुछ कमी नज़र आएगी? निश्चित तौर पे कोरोना ने अब तक का जो मानव का जीवन था उसका स्वरूप बदल दिया है। बिल्कुल। इसमें वो लोग
जिन रोज़ कमाते खाते हैं उनके लिए ये कोरोना इतना प्रभावी नहीं मानते, क्योंकि वो घर से नहीं निकलेंगे तो उनको भूख मार देगी। एक जो क्रीमी लेयर जो है, जो अच्छा जो कमाता है खाता है और जो एक मतलब जो स्थापित व्यक्ति है फाइनेंशियली तौर पे, इस कोविड के दौर में उसने खुद को काफ़ी सहेजने की कोशिश की है। बिल्कुल। चुनाव पे भी इसका सीधा असर पड़ना तय है। आप ये समझिएगा कि इसमें 2 सेगमेंट हैं जो वोटर्स के। पहला सेगमेंट ये है जो स्लम एरियाज़ जो हैं या कोई एक प्रतिबद्ध कट्टर वोट बैंक है, वो तो निश्चित तौर पे निकलेगा घर से और अपना वोट देगा। पर जैसे जो अब अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं अपन, जहाँ थोड़ा सा पॉश इलाके हैं, पढ़ा लिखा क्लास है, वो मुझे लगता है कि वो इस बार चुनाव में जहाँ भीड़ लगेगी, जहाँ वोट करने के लिए लाइनें लगेंगी, वो अवॉइड करेगा। ठीक। आपने देखा होगा कि किस तरह के मुद्दे और किस तरह के बयानबाजी हो रही है इस उपचुनाव में, चाहे वो कमलनाथ का इमरती देवी पर एक आपत्तिजनक बयान हो, चाहे इमरती देवी का कलेक्टर वाला बयान हो। हाल ही में सिंधिया जी ने एक बयान दिया एक भरी सभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव मेरा है, ये किसी प्रत्याशी का नहीं है। उन्होंने प्रत्याशी के नाम लिए कि आप इन्हें भूल जाइए, जनता से कहा, और आप मुझे वोट दीजिए। क्या आपका, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में, इस चुनाव में, पत्रकारिता में, तो क्या ये चुनाव आपको लगता है कि प्रत्याशी का बचा ही नहीं है? निश्चित तौर पे आप ये समझिए, ये चुनाव पिछला चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी जी। जनादेश कांग्रेस को मिला था, जी। ये तय है, सब जानते हैं। भाजपा ने इस कांग्रेस में जो असंतोष चल रहा था कमलनाथ, दिग्विजय, सिंधिया गुट में, इस असंतोष को भुनाने में भाजपा सफल रही। सिंधिया जी को वो अपने खेमे में लाने में सफल रहे। निश्चित तौर पे भाजपा ने जो एकदम सत्ता पलट की और सिंधिया जी की बड़ी भूमिका रही इसमें, तो अब ये प्रतिष्ठा दोनों तरफ है। 1.5 साल में ही सरकार पलट के सत्ता को अपने हाथ में ले लेना, एक तो बीजेपी का ये मतलब ताकत लगाने का समय है। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इससे बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट ये है कि चूँकि मैं लेके आया हूँ, मेरी वजह से सरकार गिरी है, मेरा भविष्य भाजपा में है, मुझे खुद को साबित करना है, तो निश्चित तौर पे वो इसलिए काफ़ी एग्रेसिव है जी। वो ये चाहते हैं और ये जनमानस भी जानता है, और कांग्रेस ने भी सिंगल मुद्दा टिकाऊ और बिकाऊ पे बनाया है, गद्दारी और वफादारी पे चुनाव किया है जी। तो निश्चित तौर पे सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का एकमात्र टारगेट है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे अटैक कांग्रेस पूरी दमखम से कर रही है। बिल्कुल। ये चुनाव एक तरह से भाजपा और कांग्रेस का न होके सिंधिया और कांग्रेस का हो चुका है, और ये भली बात ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जानते हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भरे मंच से, जब मैं फिर वो बात दोहराना चाहूँगा कि आदमी जब फ्लो में आता है तो मन की भावनाएं तो निकलती हैं जी। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चुनाव जो है वो सिंधिया बनाम कांग्रेस हो चुका है, और हर रोज़ कांग्रेस का आईटी सेल तरह तरह के दावे और प्रत्यारोप आरोप करता रहता है सिंधिया पर और भारतीय जनता पार्टी पर। अगला सवाल है, क्योंकि मुद्दे इस चुनाव में कोई भी प्रत्याशी या कोई भी बड़ा नेता नहीं उठा रहा है जनता के, कि ग्वालियर है तो ग्वालियर की जनता के क्या मुद्दे हैं, ग्वालियर पूर्व है तो वहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप रहे हैं पत्रकारिता में और आपकी ग्वालियर पर पकड़ है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ के इंटरनल ग्वालियर के, ग्वालियर पूर्व के? वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो असल मुद्दों पे चुनाव कोई लड़ता ही नहीं है। आज ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल पूरे क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकता है उन पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है। आप देखें, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है, यहाँ पे व्यापार का है, उसको लेके कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। मालनपुर की क्या स्थिति थी जी, कांग्रेस शासनकाल है, भले ही वो बना हो, क्या मेंटेन कर पाए? जो गुंडागर्दी, जो अवैध वसूली और जो व्यापारियों को जो एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था और सरकारी तरफ से रियायतें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। 15 साल में भाजपा स्थापित रही यहाँ पे, भाजपा ने भी कोई चिंता नहीं करी।
आप देखिए मैक्सिमम ग्वालियर चंबल का यूथ पलायन कर चुका है। बिल्कुल जी। ग्वालियर चंबल में मैक्सिमम आप देखेंगे परिवारों में तो बुजुर्ग माता पिता हैं, और जो बच्चे जो हैं वो अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम यूथ बेंगलोर, पूना या अपना दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में नौकरी कर रहा है जी। वो यहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि पे आय के साधन यहाँ सीमित है। इन मुद्दों को लेके कभी कोई राजनीति दल कोई प्रयास नहीं करना चाहता। नहीं करते। मुद्दे बनाए जा रहे हैं गद्दारी, वफादारी, बिकाऊ टिकाऊ, इससे आम जनता को क्या लेना देना। सही बात है। स्थिति ये है कि भाई बीजेपी को दें तो स्थिति वही है, कांग्रेस को दें तो स्थिति वही है। आखिर में आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे युवा को रोजगार चाहिए, व्यापारी को प्रोटेक्शन चाहिए। हम इनकम टैक्स देते हैं, हम अपना तमाम कर हमसे नगर निगम भी लेती है, उसके लेके मूलभूत सड़क या सीवर या जो बिजली जैसी व्यवस्था हमें क्यों नहीं दी जाती हैं। इस मुद्दों पे कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों को आजमा चुके हैं। और तीसरा यहाँ पे अभी विकल्प मध्य प्रदेश में तैयार नहीं है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने मुद्दों को चंबल संभाग के अर्पण जी ने। मुद्दे काफ़ी सारे हैं, पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से आपने सुना, बिकाऊ टिकाऊ और बहुत ही विचित्र तरह के मुद्दों पर राजनीति कर रही हैं। आखिरी सवाल है, और वो है ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व का। जी। पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर पूर्व की। जी। ग्वालियर पूर्व में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सतीश सिकरवार, और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मुन्नाल गोयल। यहाँ पे जो फैक्टर है दल बदल का, वो एक तरह से बैलेंस होता नज़र आता है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ सकता है, और क्या जनता का मूड है? देखिए, एक तो बिकाऊ टिकाऊ और वफादारी और गद्दारी और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा, यह मुद्दा पूरी तरह से ग्वालियर पूर्व में ख़त्म हो चुका है। मुन्ना लाल जी कांग्रेस से भाजपा में आए, उनकी निष्ठा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, वो बताते हैं उनके लिए है। उन्होंने उनके कहने पे उनके फेवर में आके भाजपा ज्वाइन की। इधर सतीश सिकरवार हैं। सतीश सिकरवार पिछली बार भाजपा से लड़े थे जी, और उनको कई बार मतलब प्रयास भी हो कि पार्टी न छोड़े, पर जन सेवा की उनकी जो इच्छा है उसके लिए बताते हैं कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पूरा चुनाव यहाँ पे बड़ा फैक्टर जो है वो है दलित वोट बैंक का। यहाँ पे आप देखें तो एक तो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग किस तरफ जाता है, चूँकि खुद वैश्य वर्ग से हैं जी मुन्ना लाल जी, तो उनको वैश्य वर्ग है। और इधर से डीडी नगर, गोले का मंदिर, ये अपन बेल्ट आ जाए तो ये क्षत्रिय वोट बैंक ज़्यादा है यहाँ। बिल्कुल। पर यह भी तय है कि 100% वोटिंग कोई समाज किसी के लिए नहीं करता है। 100% वैश्य व्यापारी वर्ग मुन्ना लाल जी पे नहीं जाएगा, 100% जो क्षत्रिय समाज है वो सतीश सिकरवार पे नहीं जाएगा। 80-20, 70-30, 60-40 ये रेशो रहेगा। और इसमें आप देखें कि दूसरा दलित वोट बैंक जो है, पिछली बार मुन्ना लाल जी के लिए काफ़ी मतलब उससे मदद की। बिल्कुल। इस बार चूंकि सतीश सिकरवार हैं, यदि और इस बार चूंकि उपचुनाव में सरकार हमेशा कहीं ना कहीं आप मतलब माने या न माने, और जैसे दिखता भी है जहां सरकार होती है थोड़ा सा एक उसका फ़ायदा भी मतलब उसको मिलता ही होता है जी। तो अभी हम देखें तो यदि आखिरी समय तक सतीश सिकरवार दलित वोट बैंक संभालने में कामयाब रहे, यदि वहाँ तोड़फोड़ नहीं होती है, तो सतीश सिकरवार फ़ायदे में रह सकते हैं। चूँकि मुरार वो पूरा बेल्ट जो सिरौल, फूटी कॉलोनी, भीमनगर, गोदाम बस्ती, 60 फुटा रोड, ये पूरा क्षेत्र मतलब दलित वोट बैंक बाहुल्य है। यदि वहाँ जो रहने वाले मुन्ना गोयल वहीं के हैं और पुराना उनका संपर्क उस क्षेत्र में सालों कई चुनाव लड़ने वहाँ से जीतते आए, यदि उन्होंने वो सेंध लगाने कामयाब रहे कांग्रेस के और ये बसपा के जो तय जो वोट बैंक है, तो मुन्ना लाल जी भी आ सकते हैं। कुल मिला के वही है, आखिरी समय तक कौन किस वोट बैंक को साधे रहता है। तो ये थी स्थिति ग्वालियर पूर्व की। ग्वालियर चंबल संभाग में एक और सीट आती है जिसका नाम है डबरा। डबरा से भाजपा से खड़ी हुई हैं इमरती देवी, जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई और सिंधिया की बहुत करीबी मानी जाती हैं। उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं कांग्रेस से सुरेश राजे। क्योंकि डबरा से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
जो कि दतिया से विधायक भी हैं, वो भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा या क्या भाजपा ये 2 पावर सेंटर बनाने के लिए राज़ी होगी डबरा में, और क्या नरोत्तम मिश्रा खुद राज़ी होंगे? देखिए, ये जो डील जो है उसके मुताबिक तो राजी नहीं गैर राजी मजबूरी तो है। मजबूरी ऐसी है कि पिछली सरकार में इमरती देवी कैबिनेट मंत्री थी जी। जो इनकी डील हुई, सत्ता पलट जो हुआ, उसमें जो प्रत्याशी थे, जो विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनको दोबारा टिकट देने की बात थी, और जो मंत्री थे उनको दोबारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना था, चाहे प्रद्युम्न सिंह हो, चाहे इमरती हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे अपने सुर्खी वाले अपने गोविंद सिंह राजपूत। अब चूंकि अब ये बात भी दो राय नहीं है इसमें कि इस पूरी सत्ता पलट की स्टार्टिंग करने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। नरोत्तम मिश्रा डबरा और दतिया में खासा प्रभाव रखते हैं। दतिया रहने वाले डबरा के हैं और दतिया से विधायक हैं इसके बाद, और पुराने कई उनके टर्नओवर उसमें निकाल चुके हैं। बिल्कुल। इमरती चुनाव जीतती हैं तो निश्चित तौर पे जो एकाधिकार अभी तक नरोत्तम मिश्रा का वहाँ था उस क्षेत्र में, डबरा दतिया क्षेत्र में, कहीं ना कहीं 2 पावर हाउस होने से वहाँ स्थितियाँ डिसबैलेंस तो होंगी, हो सकती है। और दोनों बीजेपी से, दोनों कैबिनेट मंत्री होना, और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे रेत का है। रेत चूँकि पूरे ग्वालियर ज़िले में जो रेत का जो अभी कुछ 35 से 40 करोड़ का कुछ ठेका हुआ, पूरी रेत वहाँ नदी, उसी सिंध नदी उधर उसी साइड है, पार्वती भी उसी साइड है। रेत का सबसे बड़ा काम है और आम जनता काफ़ी उस पर, रोज़गार का सबसे बड़ा साधन वहाँ रेत है। तो ये चुनाव जो है इसमें रेत का उत्खनन और रेत का व्यापार, ये मुद्दा सबसे बड़ा डबरा में है। और निश्चित तौर पे जो पावर में होगा वो अपने लोगों को बिल्कुल मोबिलाइज करने की स्थिति में, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने की स्थिति में होगा। बिल्कुल। और ऐसे में अब चूंकि डील संगठन के वरिष्ठ लेवल पे तय हुई है कि कौन कैसे आएगा, तो जो टिकट भी मिला, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला, वो पुराने हैं ही। अब भविष्य बताएगा कि किसकी किस्मत ठीक है, कौन डबरा और दतिया पे राज करेगा। अब ग्वालियर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर भाजपा से हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। उनके साथ में भी ये दल बदल का फैक्टर है जी। क्योंकि वो कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल हुए सिंधिया के साथ में। दूसरी तरफ उनके विपक्ष में है सुनील शर्मा। क्या लगता है आपको, उनके साथ में यहाँ पे क्या है, दल बदल का फैक्टर भारी पड़ सकता है प्रद्युम्न सिंह तोमर पर? मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत से अपन चले, मतलब किसी भी चीज़ की अपन शुरुआत से, बिगिनिंग से चलें, तो इसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा दोनों कट्टर विरोधी शुरुआत से रहे, एक दूसरे के एक पार्टी में होते हुए भी दोनों सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे। आज अपना ईश्वर प्रद्युम्न सिंह जो थे सिंधिया को मानते हैं अब भी। सुनील शर्मा मानते थे पर अब नहीं मानते जी। उनका कहना है कि साहब इनने पार्टी बदल ली और हमने ऐसा, और हम नहीं चाहते, और नैतिकता की बात करते हैं सुनील शर्मा जी। पर हम जैसे देखें कि पिछले चुनाव में भी जब टिकट प्रद्युम्न सिंह को, आज से जो 18 में चुनाव हुआ था, प्रद्युम्न सिंह को टिकट मिला था, सुनील शर्मा नाराज़ हुए थे, प्रद्युम्न सिंह घर बनाने गए, वो मान गए। सुनील शर्मा, एक तो माइनस पॉइंट ये है कि सुनील शर्मा ने इसके पहले अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। बिल्कुल जी। उनका एक क्षेत्र है हजीरा, वहाँ तक वो सीमित है कांग्रेस, और प्रद्युम्न सिंह का ये इस बार चौथा चुनाव होगा। बिल्कुल। प्रद्युम्न सिंह के संग अब चूँकि कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस का है ज़्यादातर जो माना जाता है, दलित वोट बैंक भी ज़्यादातर माना जाता है वो कांग्रेस या बसपा के इसमें है। पर इस बार, और दूसरी बड़ी बात, ये चुनाव, ये जो विधानसभा क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक में काफ़ी प्रभाव डालती है। 19-20 का अंतर है जब वोट बैंक में। एन चुनाव के समय स्थानीय ब्राह्मण नेता अशोक शर्मा को तोड़ना प्रद्युम्न सिंह के लिए निश्चित तौर पे फायदे की चीज़ रहेगी जी। अशोक शर्मा स्थानीय और समाज में काफ़ी एक वजनदारी रखते हैं और उनका प्रभाव है। ऐसे में प्रद्युम्न सिंह को क्षत्रिय हैं, पर फिर वही बात आती है कि 100% वोट बैंक ना ब्राह्मणों को ब्राह्मण का मिलता है, ना क्षत्रिय को क्षत्रिय का मिलता है। पर फिर भी काफ़ी हद तक जो स्थिति जो लग रही है, इसमें मुझे बीजेपी वहाँ पे आगे दिखाई दे रही है। तो ये थी स्थिति ग्वालियर विधानसभा सीट की, और ये हमारे साथ थे अर्पण राउत।
जिन्होंने बहुत ही बखूबी से और बहुत ही साफ तौर पर आपके सामने स्थिति जाहिर की है पूरे मध्य प्रदेश उपचुनाव की। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, INTV मीडिया के साथ। वेबसाइट पर आप हमारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हैंडल्स पर आप हमारे पोस्ट देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी आपका। नमस्कार।